आज भी याद है वो रात। सच्चा प्यार करने वालों के लिए। मैं योगेश एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत था। उस समय मैं दिखने में काफ़ी ठीक ठाक था। उस समय नौकरी के लिए मुझे अपना गांव छोड़कर दिल्ली आना पड़ा था। दिल्ली में मैंने एक रूम किराए पर ली थी। 1 महीना हो गया था वहाँ रहते हुए। वहाँ के पड़ोसी भी बहुत मिलनसार थे और वहाँ का वातावरण भी। मैं उन लोगों के लिए नया या फिर पराया ऐसा कुछ भी नहीं था। बगल में एक शर्मा परिवार रहता था। उन लोगों से मेरा रिश्ता अपने आप ही जुड़ गया था। मैं अकेला रहता था, इसीलिए उनका बड़ा बेटा रात के सोने के लिए मेरे यहाँ आ जाया करता था। उसे एक छोटी बहन भी थी। उससे छोटी थी लेकिन मेरी उम्र की थी। उसकी और मेरी अच्छी दोस्ती हो गई थी। गांव या फिर क्लास में कभी किसी लड़की से बात करने की मेरी हिम्मत नहीं हुई, लेकिन उससे बात करते समय कभी कुछ ऐसा लगा ही नहीं, बल्कि उससे बात करते समय ऐसा लगता था कि जैसे उसका और मेरा कोई रिश्ता हो। पर इस बारे में मैंने कभी उससे बात नहीं की, क्योंकि अगर मैंने उससे ये सब कहा और उसे बुरा लगा तो हमारी दोस्ती टूट जाएगी। उसकी और उसके परिवार के साथ जो मेरा रिश्ता जुड़ा था, मैं नहीं चाहता था कि वो टूटे। इसे संजोग कहें या कुछ और, लेकिन मेरा नाम योगेश और उसका योगिनी। मैं दिन भर की दिनचर्या अपनी माँ को बताया करता था। उसमें उसकी भी बातें होती थी। माँ सब समझ गई थी, और तो और मेरी बहन भी मुझको उसका नाम लेकर चिढ़ाती थी। मोहल्ले में भी इस बात को लेकर बातें होती थी, लेकिन इन सभी बातों का मुझे कभी गुस्सा नहीं आया। पता नहीं क्यों, शायद वो मुझे अच्छी लगने लगी थी। किसी के भी आंखों में समा जाए ऐसा उसका रूप था। जब कभी कुछ घर में बनाती तो सबसे पहले मेरे लिए ला कर देती। शायद वो भी मुझे पसंद करने लगी थी। ऐसे बहुत से सवाल थे जो मेरे मन में उठते थे, पर कभी हिम्मत नहीं हुई जानने की। मुझे 1 साल हो गया था यहाँ आए हुए। हर कोई अब मुझे पहचानने लगा था। छुट्टियों में माँ भी आने वाली थी मेरे पास कुछ दिनों के लिए, और मुझसे कह के रखा था कि उससे बात कर लेना, वरना मैं खुद ही रिश्ता लेकर उनके घर चली जाऊंगी। मैं माँ के स्वभाव को बड़े अच्छे से जानता था, इसीलिए थोड़ी चिंता हो रही थी। आज मैंने ऑफिस से जल्दी जाने की सोची, क्योंकि शर्मा अंकल और उनका बेटा मेरे साथ ही 6 बजे उनकी भी छुट्टी हो जाती थी। शर्मा आंटी 5 बजे सैर के लिए निकलती थी और आते आते अपने साथ सब्जी फल सब लेकर आती थी। इसका मतलब था कि मुझे उससे बात करने के लिए तकरीबन 2 घंटे थे। मेरे पास दूसरा ऑप्शन नहीं था, क्योंकि माँ ने सीधे रिश्ते की बात कही थी और मैं डरता था कि कहीं उससे मेरी दोस्ती न टूट जाए। और लेकिन वो मुझे चाहिए थी। ऑफिस के नीचे फूलों की दुकान से एक बुके लिया और मन भी बना लिया था कि अगर वो मना भी कर देती है तभी दोस्ती तोड़नी नहीं है। जैसे जैसे मैं उसके घर की तरफ बढ़ रहा था, मेरे दिल की धड़कन बढ़ती जा रही थी। उसके घर से थोड़ी दूर पहले ही मैंने अपनी गाड़ी खड़ी कर दी, हाथ में बुके और चेहरे पे एक मुस्कुराहट। बहुत कुछ चल रहा था मेरे अंदर। वहां पहुंचा तो अलग ही दृश्य दिखाई पड़ा। उसके दरवाजे के सामने चप्पलों के ढेर लगे थे। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने जल्दी से फूलों के बुके को बैग में रख दिया। भीड़ देखकर लग रहा था जैसे आधा मोहल्ला उनके यहाँ जमा हो गया हो। वहां पहुंचा तो पता चला कि शर्मा अंकल की माताजी का उनके गांव के घर में देहांत हो गया है और दोनों बाप बेटे गांव जाने की तैयारी कर रहे हैं। शर्मा आंटी एक कोने में बैठी हुई थी। सब थे वहां, लेकिन योगिनी कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। मैं भीड़ से निकलकर थोड़ा अंदर गया। शर्मा अंकल से पूछताछ की
लेकिन माँ की ममता के कारण उनका गला भर आया था। मैंने उनके बेटे से पूछा, अगर कुछ मदद चाहिए तो मुझे बताना। मुझे योगिनी की भी चिंता हो रही थी, क्योंकि उसका उसकी दादी से बहुत लगाव था। बाद में ये पता चला कि उनकी टिकट की व्यवस्था नहीं हो पा रही थी। मैंने अपने कई दोस्तों को फ़ोन किया और आखिर में एक गाड़ी का इंतज़ाम हो गया था। शर्मा अंकल गाड़ी बहुत अच्छी चलाते थे, लेकिन क्या इस अवस्था में चला पाएंगे? लेकिन दूसरा कोई रास्ता भी तो नज़र नहीं आ रहा था। सब कुछ अच्छे से मैनेज हो गया था, लेकिन अभी भी मेरी नज़र योगिनी को ही ढूंढ रही थी। मुझसे रहा नहीं गया और मैंने उसकी बड़ी भाई से पूछ ही लिया। उसने बताया कि वो अंदर बेडरूम में है। वहाँ गया तो देखा कि वो डायरी में कुछ लिख रही थी। मुझे बड़ा अजीब लगा कि जिसका अपनी दादी से इतना लगाव, वो शांत बैठे डायरी में कुछ लिख रही है। आंखों में एक आंसू नहीं था। मुझे देखते ही उसने लिखना बंद कर दिया और सर नीचे करके बैठ गई। मुझसे नज़र मिलाने की उसमें हिम्मत नहीं थी। वो उठी और खिड़की के पास जाकर मेरी तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। बाहर सभी लोग व्यस्त थे। मैंने उसके पास जाकर जैसे ही उसके कंधे पे हाथ रखा, उससे रहा नहीं गया और वो मुझसे लिपट कर रोने लगी। रोने की आवाज़ सुनकर उसका भाई अंदर आया और हमें देख बिना कुछ बोले वापस चला गया। पता नहीं क्या हो रहा था, लेकिन वो समय सवालों के जवाब ढूंढने का नहीं था। उतने में मेरे दोस्त का फ़ोन आता है कि गाड़ी आ गई है। मैंने योगिनी को समझाया और उनका सामान लेकर नीचे आ गया। मैंने सभी को गाड़ी में बिठा दिया और घर आकर नहाने लगा। मेरे मन में भी कई सवाल खड़े हो रहे थे। आखिर क्यों वो मुझसे लिपट कर रोने लगी? क्यों मेरे पास आकर ही उसे रोना आया? ऐसी स्थिति में वो क्या लिखे जा रही थी? इन सभी सवालों के जवाब वो आने पर ही मिल पाएंगे। पर ये समझ नहीं आ रहा था कि मैं इतना उसके बारे में क्यों सोच रहा हूँ। और सोचते सोचते बेड पर लेट गया। दिमाग में विचार आया कि क्या वो लोग ठीक से पहुँच गए होंगे? फ़ोन करूँ क्या? फ़ोन करना इस वक्त ठीक रहेगा, क्योंकि रात के 3 बज गए थे। नींद ही नहीं आ रही थी। तभी अचानक बेल बजी। इतनी रात में कौन होगा? मैं इतना डरपोक भी नहीं था और भूत प्रेत इन सब पर मेरा विश्वास भी नहीं था। मैं दरवाजे के पास गया, कहीं चोर तो नहीं? मैंने फिर आवाज़ लगाई। बाहर से उत्तर भी आया। आवाज़ सुनकर मैं अपने आप को रोक नहीं पाया और दरवाज़ा खोला तो सामने योगिनी। मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वो अकेले हाथ में बैग लिए खड़ी थी और कोई भी उसके साथ दिखाई नहीं दे रहा था। वो अंदर जाकर सोफे पर बैठ गई। मैं बाहर देख रहा था कि और सब बाकी कहाँ हैं। उसने कहा, मैं अकेली आई हूँ। यह सुनकर मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। उसके चेहरे पर डर साफ नजर आ रहा था। आंखों में आंसू थे और दिल की धड़कन मैं साफ सुन सकता था। उसे अपने पास देखकर मेरी भी धड़कन बढ़ती जा रही थी। अंदर से उसके लिए मैं एक गिलास पानी लेकर आया और उसके सामने मैं कुर्सी डालकर बैठ गया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, पर वो कुछ बताने की स्थिति में नहीं थी। बहुत डरी हुई थी और मेरे मन में अजीब ख्याल आ रहे थे। फिर उसने कहा कि कल मेरा एक इंटरव्यू है और जो बहुत ज़रूरी है, इसीलिए मैं आधे रास्ते से लौट आई। ये कारण मेरी समझ से परे था। मैंने फिर उसे समझाया कि इंटरव्यू तो होते जाते रहेंगे, लेकिन दादी, जिसे तुम सबसे ज़्यादा प्यार करती थी, उनके आखिरी दर्शन भी तो ज़रूरी हैं। लेकिन वो सुनने को तैयार नहीं थी और मुझे उस पर विश्वास ही नहीं बैठ रहा था। सिर्फ एक नौकरी के लिए ये वापस आ गई और शर्मा अंकल ने इसे भेज भी दिया, वो भी अकेले। कोई तो बात है जो मेरे मन में खटक रही थी। तभी मुझे एक बात खटकी। शाम को जब मैंने इसे देखा था तब ये रो नहीं रही थी और ये तभी से कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही है। ऐसा तो नहीं कि शर्मा अंकल को बिना बताए ही ये वापस लौट आई हो। अगर ऐसा हुआ तो उन्हें काफ़ी चिंता हो रही होगी।
मैंने उससे कहा कि मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन उसने मना कर दिया। ऐसा लग रहा था कि ये वो योगिनी है ही नहीं जो अपनी दादी से बहुत प्यार करती थी। मैंने उसे समझाना बंद कर दिया। रात के 3:30 बज रहे थे। थोड़ी देर में सवेरा होने वाला है। मैंने उसे थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा, पर उसने मना कर दिया। उसने कहा कि ऐसी परिस्थिति में उसे नींद कैसे आ सकती है। आज की रात मैं यहाँ रुक सकती हूँ क्या? उसने पूछा। इतना सुनना था और मैं निशब्द। पर सहारा देने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। इतनी रात में अकेले कहाँ जाएगी? घर गई तो अकेले कैसे सो पाएगी? लेकिन अगर यहाँ रुकी तो लोग क्या कहेंगे? फिर सोचा, मेरे मन में तो पाप नहीं है और मैं सिर्फ और सिर्फ उसकी मदद कर रहा हूँ। ये सोचकर मैं थोड़ा रिलैक्स हुआ। मैंने कहा, ठीक है, सो जाओ तुम यहाँ। वो बेडरूम में जाकर सो गई और मैं बाहर सोफे पर। लेकिन इस चीज़ के लिए भी उसने मना कर दिया था। उसने कहा कि तुम भी बेडरूम में सो जाओ। अब तो और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि इसे आखिर हो क्या गया है। मैं सिर्फ सुबह होने की राह देख रहा था। उसका सुनने के सिवाय मेरे पास कोई और रास्ता भी तो नहीं था। अगर उसे मना करता तो उसको बुरा लगता, जो मैं नहीं चाहता था। बेडरूम में हम दोनों अकेले। पहली बार कोई लड़की मेरे बगल लेटी हो। मैं मन में बहुत खुश था, लेकिन ये सही समय नहीं था अपनी भावनाओं को जाहिर करने का। हम दोनों के बीच मैंने एक तकिया रख दी। मैं लेटे लेटे बस पंखे को निहार रहा था। तभी आवाज़ आती है, योगेश, मुझे दादी की बड़ी याद आ रही है। वो भी पंखे को ही निहार रही थी। उसने हम दोनों के बीच की तकिया हटा दी और मेरे सीने पर सर रखकर जोर जोर से रोने लगी। अब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। कमरे में हम दोनों अकेले, बाहर रात का सन्नाटा, सिर्फ रात कीड़ों की आवाज़। 3 से ज़्यादा बज रहे थे। मुझे उसका रोना नहीं देखा गया। मैंने हल्के से उसकी पीठ पर हाथ रखा और उसे अपनी बाहों में ले लिया। वो भी एक छोटे बच्चे की तरह मुझसे लिपट गई और बोली, योगेश, तुम मुझे कहीं छोड़कर तो नहीं जाओगे ना? मुझे नहीं पता उसने ये सवाल क्यों किया, पर उसकी भावनाएं मैं समझ गया था। नहीं, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा। वो और मेरे करीब आ गई। अब मुझसे रहा नहीं गया। मैंने अपने हाथों से उसके चेहरे पर से उसके बाल हटाई और उसके माथे पर धीरे से अपने होंठ रखे। उसकी दिल की धड़कन तेज हो गई थी। ये मुझे महसूस हो रहा था। अचानक मुझे लगा कि मैं कोई गलती तो नहीं कर रहा। मुझे अपराधी सा महसूस होने लगा। वो क्या कहना चाह रही थी, मेरी समझ नहीं आ रहा था। मैंने उससे पूछा, क्या बात है, इतना क्यों डर रही हो? उसने कहा, बचपन में जब माँ, पिताजी और भैया मारते थे तब मैं बहुत अकेला महसूस किया करती थी। उस समय एक दादी ही थी जो मुझे प्यार से अपने पास बुलाती थी और मैं भी उससे लिपट जाया करती थी। उसके आंचल में अपने आप को बड़ा अच्छा महसूस करती थी और अपना मन हल्का करती थी। पर जब मुझे दादी के बारे में पता चला, उस समय मैं रोई नहीं, क्योंकि मेरे रोने को मेरा मन हल्का करने की जगह इस दुनिया में रही ही नहीं। लेकिन शाम को जब मैंने तुम्हें देखा, मुझे ऐसा लगा मानो वो जगह मुझे फिर से मिल गई हो और मैं तुमसे लिपट कर रोने लगी। तुमसे लिपट कर ऐसा लगा मानो मैं अपनी दादी से लिपट कर रो रही हूँ। ये सब सुनकर दिल को बड़ी राहत मिली। क्या सही में उसके लिए मैं इतना मायने रखता हूँ? मैं बेकार में ही उसे खोने के डर में जी रहा था। मैं बहुत खुश था। कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे जीवन में ऐसा कुछ होगा। उसने खुद होकर मुझसे पूछा। मुझे जो चाहिए था वो मुझे मिल ही गया। मेरे सवालों के जवाब खुद ही मिल गए थे और हमारे प्यार की शुरुआत ऐसी होगी ये नहीं सोचा था। मैंने भी सोच लिया था कि उसे अपने से कभी दूर जाने नहीं दूंगा। उसके ऐसे बोलने से मैं तो हमारी शादी के सपने ही सजाने लगा था। फिर भी खुद को संभाला और उसे गले लगाकर कहा, हाँ। मैंने उस तक पहुंचाने की कोशिश की और शायद वो पहुंच भी गई थी। ऐसे लग रहा था कि मैं बाहर जाकर जोर से चिल्लाऊं, पर सब कुछ मन को अच्छा लगे इसीलिए नहीं करना चाहिए, ये भी तो सच है।
मेरे जीवन की वो पहली रात थी जब मुझे मेरी माँ की याद नहीं आई। मैंने उसकी दादी की जगह ले ली थी और शायद उसने मेरी माँ की। उस रात हम दोनों सोए नहीं। हमने बहुत सारी बातें की, यहाँ तक कि अपने बच्चों के नाम क्या रखेंगे ये भी। वो अपनी दादी का दुख भूल गई थी। बातों बातों में सुबह के 6 बज कब बज गई पता ही नहीं चला। तभी किसी ने बेल बजाई। मैं डर गया क्योंकि घर में हम दोनों ही अकेले थे। मैंने उससे बाहर आने के लिए मना किया। मैंने दरवाज़ा खोला। बाहर काफ़ी भीड़ जमा थी। शर्मा अंकल का दरवाज़ा खुला हुआ था और काफ़ी लोग जमा थे वहाँ पर। अंदर से रोने की आवाज़ आ रही थी। मेरी कुछ समझ नहीं आ रहा था। शर्मा अंकल आंटी आ गए क्या? अगर योगिनी को मेरे घर में देखेंगे तो क्या सोचेंगे? इस डर से मैंने दरवाज़ा बाहर से बंद कर दिया। हिम्मत करके मैं उनके घर में गया और सामने जो देखा उसे देख मेरे पैरों तले ज़मीन खिसक गई। सामने शर्मा अंकल, आंटी, उनका बेटा और योगिनी चारों के मृतदेह पड़े थे। मुझे मेरी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो लड़की थोड़ी देर पहले तक मेरी बाहों में थी, उसकी लाश मेरी आंखों के सामने पड़ी थी। मैं दौड़ा दौड़ा अपने रूम में गया और योगिनी को ढूंढने लगा, पर वो कहीं नहीं थी। ये मूर्खपना सारा मोहल्ला देख रहा था। सभी की आंखों में आंसू थे और मेरी आंखों में डर, आश्चर्य, ऐसे मिले जुले भाव थे। रात में योगिनी मेरी बाहों में नहीं थी तो वो कौन थी और ये सब कैसे हुआ? एक बगल में खड़े आदमी से पूछा। तब उसने बताया कि जाते समय ही चारों का एक्सीडेंट हो गया था और चारों ही जगह पर खत्म हो गए थे। ये सुनकर मैं सन्न रह गया था। विश्वास किस पर रखूं? ये आदमी जो बता रहा है उस पर, या जो रात भर मेरी बाहों में थी उस पर, या जो मेरे सामने था उस पर? कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा था। तभी मुझे याद आया कि निकलने से पहले वो डायरी में कुछ लिख रही थी। मैंने वो डायरी ढूंढ निकाली और पढ़ने लगा। उसमें सिर्फ और सिर्फ मेरे बारे में ही लिखा था। मैं जो करता वो सब, उसके साथ ही जो बातें होती थी वो सब। मैं डायरी के आखिरी पन्ने पर आ गया था। देखा तो उसमें वही लिखा था जो रात में वो मेरे बाहों में होने पर बोल रही थी, और बर्ताव भी वो बिल्कुल ऐसा ही कर रही थी। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि ऐसे कैसे हो सकता है। और फिर मेरी आंखों से आंसू आने लगे। उस डायरी को हाथ में लेकर मैं उसके मृतदेह के पास गया और उसे पकड़कर रोने लगा। अब आप कहोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है? तो कहते हैं, सच्चा प्यार जाहिर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो तो हर पल, हर क्षण हमारी सांसों में, हमारी धड़कनों में रहता है। उसे बयान करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ये तो बस एक एहसास होता है। दोस्तों, आपकी क्या राय है इस कहानी के बारे में? कमेंट कर